सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर निखिल सर और आज हम लोग बहुत गजब लेक्चर के साथ आपके पास हैं। तो बच्चा जल्दी से आ जाओ, सेशन को एकदम लाइक कर दो एंड हाँ अपने फ्रेंड्स में भी शोर मचा दो कि निखिल सर का लेक्चर शुरू हो चुका है। तो इन केस यू आर न्यू, सो दिस इज योर फेवरेट निखिल सर। आई हैव taught in Career Point Kota. I have taught in Akash Institute South Extension. Yes, I have done my BTech from Delhi Technological University, and with the help of which I have been able to mentor amazing children with amazing rank. बच्चा जल्दी से आ जाने का। और यार ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक बढ़िया खबर है कि आपके फेवरेट सर कहाँ पे आ गए हैं, प्लस पे आ चुके हैं। तो यस, अपने निखिल सर इज फाइनली ऑन प्लस। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है और नीट 2023 के वास्ते पूरे का पूरा कोर्स कवर करना है तो परीक्षा बैच इज वेयर यू कैन ज्वाइन अस। एंड इसमें भाई अपन लोग कंप्लीट 11th एंड 12th को कवर करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो यस, डू ज्वाइन अस। आगे है भाई ਤੁਹਾਡਾ क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021। तो इसमें कौन कौन है भाई? फिजिक्स की बहुत गजब टीम है, केमिस्ट्री की बहुत अच्छी टीम बन रही है और बायो की भी सेम। तो अगर आपको बहुत जल्दी से कवर करना है अपना कोर्स फॉर 2021 नीट तो आप आ जाओ, इतनी अच्छी टीम से पढ़ लो भाई, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेने का। देन देयर इज अ समर्पण बैच फॉर 2022 एस्पिरेंट्स इन क्लास 12 जिसमें एसके सर खुद पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स इसमें आपके साथ हैं। तो अगेन अगर आप इन एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो तो पॉइंट इज सेम, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। देन क्रैश कोर्स बाय आनंद सर हिमसेल्फ, क्रैश कोर्स ऑन बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। अगेन हर चीज की डेट 23 जून है, तो आप इसमें आइए, जरूर इसको लीजिए। आगे पॉइंट है दैट इज, अगर हम लोग देखें एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। एंड वो क्या है लिमिटेड टाइम ऑफर? वो ये है कि अगर आप अभी भी कोड लगाते हो ना निक वाईटी तो क्या मिलता है आपको? 10% ऑफ मिलता है हर चीज पे। ऊपर से यार आपके पास ना अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो यू विल गेट द अनअकैडमी नोट्स राइट डिलीवर टू योर होम। गजब होम डिलीवरी हो रही है इसमें, तो जल्दी से आ जाओ। और आगे क्या है भाई, सीबीएसई एंड नीट का एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेने पे पहले तो 10% मेरे कोड से ऑफ प्लस 15% प्लस आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब 1 साल की ले रहे हो पर मिल 14 महीने का रहा है। आगे बात करें 2 साल की सब्सक्रिप्शन दैट इज 24 मंथ्स में आपको 27 मंथ्स का मिलेगा प्लस 10% कोड से ऑफ प्लस 20% अलग से। तो गजब ऑफर चल रहे हैं ऑन दिस, जल्दी से लेने का इसको। देन अगर मैं बम्पर ऑफर की बात करूं ऑन नीट तो 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ मिल रहा है एक्स्ट्रा, 12 मंथ्स के ऊपर 2 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के ऊपर 3 मंथ्स। तो अगेन दिस इज वैलिड राइट नाउ, जल्दी से इसको ले सकते हो। हर चीज में कोड लगाना है निक वाईटी, जो कि आपको क्या करेगा, जो कि आपको 10% ऑफ दिलाएगा। तो कोड नहीं भूलना, इट इज निक वाईटी। और अनअकैडमी का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें अगर आप कोई भी रीजन की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते तो अनअकैडमी विल हेल्प यू विद द फीस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एंट्री करते हो निक वाईटी लगा के, किसके अंदर आप एंट्री मारोगे टेस्ट के अंदर, तो कॉम्बैक देने का हर संडे टेस्ट होता है। तो संडे को टेस्ट होगा, अगर आप टॉप 3 में आते हो ना 100% ऑफ मिलता है आपको ऑन द प्लस कोर्सेज। तो जल्दी से इसको ले लेने का बच्चा, क्योंकि दिस विल एक्चुअली बूस्ट योर चांसेस टू गेट इनटू अनअकैडमी और उससे आपका नीट की प्रिपरेशन गजब हो जाएगी। मानते हो? तो चलो फिर, सब जोश में है, एकदम आग लगा देते हैं इस लेक्चर में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड पिछले वाले लेक्चर्स आप लोगों ने, हम होपिंग कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिए हों, तो कर लिया है रिवाइज। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो यार एक सिंपल सी बात है रिगार्डिंग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जब हम लोग बात करते हैं, हमें ना इस पूरे लेक्चर में बिल्कुल जोश में है, इस पूरे लेक्चर में कुछ चीजें, पूरे लेक्चर या पूरे चैप्टर में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। और वो चीजें क्या है वो अब समझते हैं। कि अगर आप ये चीजें मान लोगे, इन चीजों का ध्यान रख लोगे ना, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थैंक यू सौम्या जी। तो अब क्या है वो ध्यान? पहली बात ये है कि अगर मैं कोई भी पार्टिकल लेता हूं, लेट्स से यहां पे मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, जो भी हो, ये एटम भी हो सकता है, ये आपका आयन हो सकता है, ये आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो, एनीथिंग। आप ये मॉलिक्यूल को ऐसा नहीं कर सकते, वो स्क्वीज बॉल जैसा नहीं है। ये जो आता है स्क्वीज करने वाला, वो स्माइली बॉल होती है, वैसा नहीं है ये मामला। ये एक्चुअल में इट इज अ हार्ड बॉल। जैसे अगर क्रिकेट जो लोग खेलते हो तुम में से, उनको पता होगा एक लेदर की बॉल आती है जो बहुत हार्ड होती है, एक वो स्क्वीजी वाली बॉल होती है, ऐसे स्क्वीज कर देते हैं, स्क्वीज बॉल नहीं है ये, दिस इज लेदर बॉल।
लेदर बॉल क्या होती है, एकदम हार्ड होती है, आप उसको दबा नहीं सकते, उसको आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। हेलो अंजलि जी, इट हैज अ कंप्लीट शेप। जैसे मान लो आई हैव दिस सॉलिड, तो मैं इसकी शेप को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता हूं, जैसे इसकी शेप है वैसा ही ये रहेगा। तो ऐसे ये चीज हम लोग एटम्स के ऊपर इंप्लाई करते हैं कि जो एटम्स होंगे, मैं इनफैक्ट आपको मैं पार्टिकल्स बोलूंगा, पार्टिकल्स का मतलब आप लोगों के लिए एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। तो जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं यार, अपनी शेप को मेंटेन करके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कल को तुम बोलो कि यहां पे आपके जो मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या हो रहा है, उनमें शेप चेंज हो रही है। कल को तुम बोलोगे सर ये गोल था, ये अब ना थोड़ा ऐसे ये शेप में आ गया, तो नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड। पार्टिकल्स आर हार्ड स्फीयर्स। तो हेलो चारू जी, तो ये चीज पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि दैट इज पार्टिकल्स मेरे शेप को चेंज नहीं करेंगे, पहली गल। उसके बाद एक पॉइंट और है, एंड वो पॉइंट क्या है, यहां पे लिखा भी है, दैट इज, ये लिखा पहला पॉइंट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड स्फीयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेप कैन नॉट बी डिफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल को ये तुम बोल सकते हो कि मान लो मेरे पास एक पार्टिकल ये है, लेट्स से, एंड मेरे पास एक पार्टिकल ये है, तो दो मेरे पास पार्टिकल्स है। अब ये जो दो पार्टिकल्स है हमारे पास, ठीक है, पार्टिकल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पार्टिकल्स आर एनी, दीज आर द एटम्स। जो हम लोग पूरे के पूरे चीजें क्रिस्टलाइन ही बात कर रहे हैं। अमॉर्फस में तो कोई अरेंजमेंट होता ही नहीं। अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं दे ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस को अब हम भूल गए, क्योंकि अरेंजमेंट आ रहा है, एंड अरेंजमेंट कहां दिखता है पीयूष, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो दिखता है ना। तो अब यार यहाँ पे जो मेरे ये पार्टिकल्स है, दीज आर द आयंस, जिससे वो सॉलिड बन रहा है। तो वो पार्टिकल्स, वो एटम्स जो हैं, मैं बोल रहा हूं कि यार वो ऐसे रह सकते हैं, जैसे हमारे पास अरेंजमेंट है ना, वैसे वो पॉसिबल है कि यार ये ऐसे रह सकते हैं। जिसमें लेट्स से थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं यार इसको, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास एक पार्टिकल ये है, एंड लेट्स से मेरे पास एक पार्टिकल ये है। तो मैं इन पार्टिकल्स को ऐसे रख सकता हूं, दैट इज, लेट्स से इसका रेडियस मान लो कुछ r है, एंड इसका भी रेडियस कुछ r है। तो इनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से a। तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a, एंड पार्टिकल्स का खुद का जो रेडियस है, इट इज r। तो मैं ये चीज सोच सकता हूं, तो आई थिंक यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, a बहुत ज्यादा है एंड r इज लेस, ठीक है। मैं कहता हूं ये कंडीशन अलाउड है। मान लो ये आपके दो पार्टिकल्स है, हो सकता है कि ये पार्टिकल्स ऐसे रहे, टच ना कर रहे हो, ये एक है, ये एक है, ये टच नहीं कर रहे, देयर इज द पॉसिबिलिटी, ये अलाउड है केमिस्ट्री में। सेकंड चीज क्या अलाउड है, सेकंड चीज ये अलाउड है कि अगर मेरा पार्टिकल यहां पे ऐसा है, मान लो वो टच कर रहे हैं, ये चीज भी अलाउड है, पार्टिकल्स कैन टच ईच अदर। तो इस केस में जो मेरा रेडियस है, यहां पे r रेडियस है, एंड यहां पे भी r रेडियस है, और जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो ये होता है, a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये हो गया। बट क्या चीज अलाउड नहीं है, हेलो भूमि जी, दैट इज कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ओवरलैप कर जाए, ये चीज अलाउड नहीं है। क्योंकि इस केस में अगर ये रेडियस r है एंड ये रेडियस r है, तो आई थिंक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसमें ये आ जाएगा कुछ a। तो ये तीन केसेस हैं जो कि मेरे को पता है कि देवर पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर से सबसे ऊपर पॉसिबिलिटी है, कोई नहीं भूमि जी, सबसे ऊपर पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पार्टिकल्स ऐसे दूर है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटीज, पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर, सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटीज, पार्टिकल आर मर्जिंग, मतलब एक दूसरे में कंबाइन कर गए। जैसे आपकी क्ले की बॉल होती है लेट्स से, तो क्ले वाली क्या होती है, कंबाइन कर जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये केस अलाउड है, ये केस अलाउड है, बट ये वाला केस अलाउड नहीं है। तो अगर मुझे इसको क्वांटिफाई करना हो, बिल्कुल जैसे अनुश्री जी बोल रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, और क्या ओवरलैपिंग अलाउ करेंगे हम लोग, ओवरलैपिंग इज नॉट एट ऑल अलाउड। तो ओवरलैपिंग आप कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इनकी कंडीशंस देखूं, लेट्स से मैथमेटिकली अगर इसको जस्टिफाई करना हो, आई थिंक r छोटू सा ये है, r छोटू सा ये है, तो दो छोटे r हैं, बीच में a बहुत ज्यादा है, तो यहां पे क्या कंडीशन होगी, पहले वाले में, पहले वाले पे जो मेरी कंडीशन आ रही है, इट इज a इज ग्रेटर देन 2r, ये कंडीशन हमारी अलाउड थी, पहली गल।
सेकंड गल, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो जितना आर, ये आर और ये क्या है, ये पूरे का पूरा ए। तो आई थिंक यहां पे जो मेरी कंडीशन आ रही है, इट इज ए इज इक्वल टू 2r, ये मेरी यहां की कंडीशन आ रही है। एंड व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन इज कि अब की बारी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो ए है ना, इट इज एक्चुअली लेस देन 2r। तो एक बार ए ज्यादा है 2r से, एक बार ए लेस, कौन से वाला अलाउड नहीं करना हमें यार, इसको इग्नोर करना है, ये वाला जो लास्ट वाला, ये हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते, हमें हमेशा ये एंड ये कंसिडर करके चलना है। तो ये पहली चीज जो हमें केमिस्ट्री में माननी है, दैट इज पार्टिकल्स आर वेरी हार्ड, जस्ट लाइक पीयूष इज सेइंग, एंड दे कैन नॉट ओवरलैप विद ईच अदर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो यहां पे लिखा भी है, दैट इज देयर शेप्स कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब वही है, फोर्स लगा रहे हो आप एक उसके ऊपर। एंड आगे क्या बोलता है, दे मे और मे नॉट मेक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बट दे कैन नॉट मर्ज इनटू ईच, मतलब कॉन्टैक्ट बना भी सकते हैं। जैसे यहां पे हमने पॉसिबिलिटीज देखी, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जस्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये भी अलाउड है। बट नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में दे आर ओवरलैपिंग, और जब ओवरलैप हो जाती है ना चीज, वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे केमिस्ट्री में। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर ये चीज समझ आ गई है, तो अब ये क्या है, ये जो ये हमने जो अरेंजमेंट दिया, व्हाट इज दिस अरेंजमेंट, ये बेसिकली पूरे का पूरा दे आर द लैटिस पॉइंट, मतलब ये जो सेंटर आता है ना, ये देख, ये जो बीच में मैंने डॉट्स बनाए हैं, दीज आर द पोजीशंस जहां पे एटम कल को आके रहेगा। जैसे हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई एटम्स को हमने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए कि भाई तू यहां भी रह सकता, तू यहां भी रह सकता, यहां भी रह सकता। अब एटम एक घर में आके रहेगा, बट घर में एग्जैक्टली कहां रहेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड आई थिंक वो अब जो जाके रहने वाला है, इट वुड स्टे वेयर, इट वुड स्टे ऑन that particular position। तो I think at this moment this is clear, ठीक है। चलो, अगर ये क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। That is कि आपके पास एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंक, ठीक है। What is rank of a unit cell? तो जब मैं रैंक की बात करता हूं ना, रैंक की, बेसिकली रैंक को समझने के लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं। हम लोग जब रैंक की बात करते हैं ना, आप ऐसा सोचो कि हमारे पास लेट से ये एक प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है, और इस प्लेट के अंदर मेरे पास क्या है, इस प्लेट के अंदर मेरे पास मान लो एक एप्पल है, तो दिस इज एन एप्पल, ठीक है। एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर मैंने एप्पल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इस एप्पल को लोगों को बांटना है। हेलो जी विक्रांत जी, अब मेरे पास क्या है, मेरे को इस एप्पल को लोगों को देना है। अब प्लेटें बहुत है हमारे पास, प्लेटों की टेंशन नहीं है, तो व्हाट वी डिड इज कि मैंने ना 4 प्लेटें ले ली। लेट्स से ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस एप्पल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। तो ये ज्यादा गंदे वाला तरीका हो गया, इसको थोड़ी इज्जतदार तरीके से तोड़ते हैं यार, ठीक है। लेट्स से हम लोग इसको ऐसे, एक ऐसे एंड एक ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब 4 हिस्सों में जब मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, सर ऐसा मे बी ये थोड़ा सा इश्यू हो, डिस्टॉर्शन हो, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। नोटिफिकेशन नहीं मिला, 1 सेकेंड यार, ग्रुप पे शेयर करवा देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, नीट 101 टेलीग्राम ग्रुप। हाँ, तो सर इस सीरीज में कितने चैप्टर हुए? विक्रांत जी ये फर्स्ट चैप्टर है इन दिस सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग पहला 12th का पहला चैप्टर सॉलिड है, इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे इसमें आई थिंक 3 लेक्चर्स हुए से पहले, दिस द 4th लेक्चर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, हेलो माशुमा जी, कोई नहीं जी। तो अब मुझे एप्पल को यहां पे डालना है। लेट्स से ये मेरे एप्पल का एक छोटू सा पीस, ये मेरे एप्पल का दूसरा छोटा सा पीस, ये तीसरा छोटा सा पीस, ये चौथा। तो एक प्लेट में अब क्योंकि मुझे 4 लोगों में बांटना है, ठीक है, ठीक है, 4 लोगों में बांटना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट के एक प्लेट में डाल दिया। अब मेरे को आपसे यह पूछना है कि एक बंदे के पास कितना हिस्सा आ रहा है एप्पल का, बताओ भाई। हेलो जी, हेलो, एक बंदे के पास कितना हिस्सा आ रहा है इस एप्पल का, ये बताओ जरा, कमेंट में लिख के बताओ मुझे। राधा देवी जी अपना सॉलिड स्टेट है ये, इसके बाद अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होएगा, ठीक है।
तो आई थिंक जब मैंने एप्पल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक प्लेट में मेरे पास 1/4 हिस्सा आ रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहां पे 1/4 एप्पल आ रहा है, यहां पे 1/4 एप्पल आ रहा है, यहां पे 1/4 एप्पल आ रहा है एंड यहां पे 1/4 एप्पल आ रहा है। तो अगर 1/4 एप्पल आपके पास आ रहे हैं तो जब आप रैंक की बात करते हो ना, रैंक बेसिकली यही चीज बताता है कि आपके पास एक प्लेट के अंदर टोटल कितना एप्पल है। कल को लेट्स से मैं ये वाले को उठा के इस वाले को, मान लो एक प्लेट मैं नहीं लेके आता हूं, ठीक है। अब आप बताओगे, ये एक नेम प्लेट है, इसके अंदर मैंने ऐसे जो छोटे वाले पीसेस है ना, ये छोटे वाले पीस 2 रख दिए। अब आप मुझे ये बताओगे कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपके पास कितना एप्पल आया, टोटल का कितना हिस्सा आया। जो मैंने 4 किए ना, अब मैंने इनमें से इससे एक उठा के यहां रखा, इससे एक उठा के यहां पे रखा, तो कितना आ गया टोटल एप्पल का, ये अब आपको बताना है। पीयूष जी कह रहे हैं हाफ। हेलो दीपा जी, हेलो, पीयूष जी का आंसर आ गया, हाफ आ गया। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? विक्रांत जी का कह रहे हैं सर हाफ आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो हाफ होएगा ना यार। टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 हिस्से आपने यहां रख दिए, तो 2/4 करोगे तो आई थिंक वो हाफ आ जाएगा। तो ये जो हाफ आया ना, ये इसका रैंक आया। तो यही चीज है रैंक के बारे में। रैंक इज बेसिकली कि आप कितने, टोटल का कितना हिस्सा उसके अंदर पड़ा हुआ है। दिस इज योर रैंक। अब वही चीज को हम लोग एटॉमिक लेवल पे लेके जाते हैं, एटम्स में देखते हैं कैसे होएगा। तो यहां पे लिखा भी है, व्हाट इज रैंक? इट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स टोटल प्रेजेंट हैं इफेक्टिवली। जैसे यहां पे 1/4 प्रेजेंट था, यहां पे 2/4 दैट इज हाफ प्रेजेंट है, तो सो एंड सो ऑन। ठीक है, तो गुड इवनिंग जी शिवानी जी। तो क्या समझ आया यहां से? तो यहां पे अगर लेट्स से मुझे वो बनाना ही है, मान के चलो लेट्स मेक अ क्यूब। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये हम लोग क्यूब बना लेते हैं। तो ये क्यूब बना लिया मैंने। अब इस क्यूब के अंदर अगर मुझे देखना है तो लेट्स से मेरे पास यहां पे एक एटम प्रेजेंट है, मान लो ये मेरा एटम है। अब ये क्यूब के अंदर जो एटम प्रेजेंट होता है, क्या ये कंप्लीटली क्यूब के अंदर होता है, ये कहीं बाहर है? आई थिंक क्यूब के अंदर बहुत कम शेयर है इसका, बाकी सारा शेयर तो थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, क्योंकि, ठीक है। हाँ पीयूष जी बताइए क्या हो गया? हाय जी, हाय रौनक जी, बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? तो यहां पे जो मेरा एटम है, मुझे लग रहा है थोड़ा आगे पीछे जा रहा है। एक एटम जो है कहीं थोड़ा इसमें आ रहा है, थोड़ा किसी और में आ रहा है, ठीक है। पीयूष जी जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। एक्चुअली वो सीक्वेंस हम लोग एनसीईआरटी वाला मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे भी वो कह रहे हैं कि सर वी हैव टू लर्न दिस, तो सॉल्यूशंस बहुत जल्दी हो जाएगा। इट इज नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, वी विल कंप्लीट इट लेट्स से विद इन 5 to 6 लेक्चर्स मोस्ट प्रोबेबली। ज्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, धर्म से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर काइनेटिक्स पे आ जाएंगे हम लोग, उसके बाद काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, पक्की गल। तो अब मुझे लग रहा है कि ये जो एटम है ये सिर्फ इसका नहीं, कल को अगर लेट्स से मैं एक और क्यूब बनाता हूं, मान के चलो आई मेक अ डिफरेंट क्यूब। यहां पे ये देखो, एक क्यूब मैंने ऐसे बनाया, तो दिस इज अ क्यूब विच आई मेक हियर। तो आई थिंक इस क्यूब के अंदर भी ये थोड़ा सा शेयर आ रहा है इसका, बिल्कुल है ना। ये देख लो आप जरा, अगर यहां पे एक शेयर आ रहा है तो यार एक क्यूब और बनाते हैं, लेट्स मेक अ क्यूब हियर। ये देखो मैंने ऊपर भी क्यूब बनाया इसके, तो यहां पे हमने क्यूब बना दिया। यार इसके अंदर भी थोड़ा सा शेयर आ रहा है, बिल्कुल, लेट्स मेक अ डिफरेंट क्यूब हियर एज वेल। ये देखो यहां पे हमने क्यूब बनाया, इसके अंदर भी शेयर हो रहा है। अब 4 तो आपके सामने शेयर हो रहे हैं, 4 इसके पीछे भी होंगे, ठीक है, ठीक है। हेलो शिवानी जी, सर मैंने आपको नहीं, अब शिवानी जी आई विल टेक लेक्चर्स हियर राइट नाउ, तो आप ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, यू कैन वॉच देम, ठीक है। तो 4 इनके हैं, 4 पीछे हैं, तो एक बड़ा एप्पल, एक बड़ा एटम साडा इन सब एटम्स, इन सब क्यूब्स के अंदर शेयर हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि आपका जो एटम है वो एक का नहीं है, वो बथेरे क्यूब्स का है। जैसे एक इसका, एक ग्रीन वाला, एक येलो वाला, एक रेड वाला, एक ब्लू वाला। अब ऐसे ही पीछे भी होंगे, रेड वाले के पीछे एक क्यूब होगा, ब्लू वाले के पीछे एक होगा, येलो वाले के पीछे होगा, ग्रीन वाले के पीछे होगा। तो आई थिंक इन सब के पीछे भी 4 एटम्स आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये वाला बंदा 8 जगह शेयर हो रहा है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक जगह पे कितना है, एक जगह कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, तो आप बोल सकते हो यार एक जगह पे कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि 1/8 आएगा, क्योंकि 8 में टोटल, यहां पे जैसे हमने डिवाइड किया, हमने एक बड़ा एप्पल लिया, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ना, वैसे ही यहां पे क्या किया, यहां पे एक बड़ा एटम लिया, उसको 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। तो जब मुझे रैंक निकालना है, रैंक बेसिकली यही बताता है कि ऐसे जितने हिस्से आपने कर आके एक क्यूब के अंदर देखने हैं ना, दैट इज द टोटल रैंक। रैंक क्या आप समझाएगा, रैंक यही बताएगा कि अगर मुझे एक क्यूब पकड़ना है, इसमें से लेट से आप क्या करो, सारे क्यूब्स गायब कर दो, एक क्यूब बच गया, उस क्यूब में कितने एटम्स आपको मिल रहे हैं, बस दैट इज योर रैंक। ठीक है, तो ये चीज समझ आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, चलो, तो ये अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने वही चीज की कि एक कॉर्नर एटम का रैंक की बात हो रही है, तो यहां पे हमने कॉर्नर एटम लिया, तो एक कॉर्नर एटम, दिस वाज व्हाट, दिस वाज अ कॉर्नर एटम। तो ये जो कॉर्नर एटम आपका आ रहा है, इस कॉर्नर एटम का अगर मुझे रैंक लेना है, तो रैंक कितना आ रहा है इसका रैंक मुझे लगता है एक क्यूब में, रैंक होता है एक क्यूब में, क्योंकि रैंक क्या है, एक पर्टिकुलर क्यूब की प्रॉपर्टी। तो उस केस में मुझे लगता है रैंक इसका एक में 1/8 ही आना चाहिए। यस और नो, एक का 1/8 आता है। तो कल को अगर एक एटम है उसका 1/8 इसमें आ रहा है, बट कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो यहां पे लेट्स से मेरे पास क्यूब है, इसका एक एटम यहां पे है, कल को सिर्फ एक कॉर्नर पे थोड़ा ना होगा, दूसरे कॉर्नर पे भी तो हो सकता है। मान लो ऐसे है, मान लो ऐसे है, मान लो ऐसे है, इधर सब जगह है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अगर मुझे रैंक का टोटल नंबर निकालना है, तो आपने एक सिंपल सी गल करो, आप बोलो लेट्स से कि एनसी इज व्हाट, एनसी इज नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स। तो आपके कॉर्नर में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग एनसी बोल देते हैं। तो अगर मुझे टोटल रैंक लिखना है, रैंक इज बेसिकली टोटल एटम्स, तो रैंक का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है ना, तो मैं क्या ऐसे बना सकता हूं यार, इट इज एक्चुअली एनसी डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि जितने एटम्स होंगे हर का 1/8 हिस्सा तो आपके पास आ ही रहा है। तो इस कारण आई थिंक मुझे ये फॉर्मूला में कोई गड़बड़ नहीं लग रही। NC/8 इज द टोटल रैंक जो हमें निकालना है। तो कल को कभी भी आपको रैंक निकालना है कॉर्नर एटम का, आप ऊपर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स, नीचे लिखोगे 8। जैसे अगर इसी में रैंक निकालना हो, ये क्यूब हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहां पे मेरे पास कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक कॉर्नर पे एटम है, तो 8 कॉर्नर्स थी। एंड कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, तो 8/8 इक्वल टू 1। तो कायदे से पता है यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेसिकली आपने एक बड़ा एटम लिया, उस बड़े एटम के 8 हिस्से किए, एंड उन 8 हिस्सों को आपने एक 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 कॉर्नर पे जाके रख दिया। तो दिस इज व्हाट यू डिड हियर। ये समझ आया सबनू को नहीं आया? ठीक है, स्नेहा जी क्लियर है? बिल्कुल। पीयूष जी क्लियर है? अनुषी जी ऑल राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका दिमाग में रखनी है पूरा कंसेप्ट। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग योर बॉडी सेंटर्ड क्यूब। जैसे मान लो यहां पे फेस सेंटर पे है, तो यार मुझे पता है दिस इज वन फेज, ये जो आपका इधर आ रहा है ना, ये चीज, ये आपका क्या है, ये आपका एक फेज है। अब इस फेज के, ये जो फेज आपने बनाया, इस फेज के सेंटर पे जो बंदा आ गया, लेट्स से यहां पे एटम रख दिया, ये एटम का पूछ रहा है कितना रैंक होना चाहिए। बिल्कुल, तो हेलो वर्षा जी, कितना होना चाहिए? अगर मेरे पास एक एटम यहां पे प्रेजेंट है, एक तो यार ये पीले वाले क्यूब में होएगा, आई थिंक एक अगर मैं क्यूब इसके सामने बनाऊं, लेट्स से यहां पे अगर मैं क्यूब बनाता हूं, तो इस क्यूब के अंदर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, क्योंकि ये जो साइड है, व्हाइट कलर की जो साइड है, ये यार ब्लू वाले क्यूब की भी है, एंड आई थिंक ये वाली व्हाइट कलर की जो साइड है, ये मेरे
येलो वाले क्यूब की भी है। तो अगर दोनों क्यूब की है, ठीक है माशुमा जी, ऑर्गेनिक, अब यही भी बता दूं, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, दे विल बिगिन फ्रॉम मंडे। ऑर्गेनिक की जो क्लास है वो कल होगी, संडे को, ठीक है। तो संडे को क्लास होगी ऑर्गेनिक वाली, मंडे को क्लास होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो स्पेशल क्लास पे अगर हम लोग चले तो स्पेशल क्लास हमारी जो चल रही है, एक तो मंडे से वी विल बिगिन विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जिनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है वो वहां पे आ सकता है। पूरा हम लोग 11th इनफैक्ट मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन ये क्लास कितने बजे होती है? 9 बजे रात को, ठीक है। और ये होगी मंडे, मैं वही चीज करूंगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, मंडे का करेंगे, वेडनेसडे का रखेंगे, फ्राइडे का रखेंगे, एंड जो बाकी ऑल्टरनेट बच गए दैट इज आपके ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इनमें हम लोग करेंगे जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की मैं पूरी करवा चुका हूं, 12th की यहां पे चल रही है। एंड जो ट्यूसडे से चैप्टर स्टार्ट होगा दैट वुड बी हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है, एंड हेलो एरीन्स। तो जिसको ऑर्गेनिक पढ़नी है 11th पूरी हो चुकी है, 12th स्टार्ट हो चुका है, हेलो एरीन्स यहां पे चलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज, हाँ, तो आई थिंक अब यहां पे जो मेरा क्यूब आ रहा है वो कितने थे? एक तो ये एटम इसमें भी शेयर हो रहा है, एक इसमें भी शेयर हो रहा है। तो जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना आ रहा है अब की बारी? यहां पे भी ये एटम इधर है, यहां पे भी एटम इधर है। तो कंट्रीब्यूशन क्या लगता है भाई तुम लोगों को, किधर कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? एक में हम रैंक की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रैंक हियर? क्या ख्याल है रैंक के बारे में? इधर एंड इधर, एप्पल 2 हिस्सों में कटा, एक में कितना आया? एक में आधा ही आया। तो बिल्कुल यहां पे अगर हम लोग बोलते हैं, ये पेन दूसरा यूज करते हैं, दैट इज, लेट्स से एनबी क्या है? एनबी इज टोटल नंबर ऑफ बॉडी फेस, सॉरी एनएफबी मत करो, इसको एनएफ कर लो। तो लेट्स मेक इट एनएफ। एनएफ क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम्स, सेंटर्ड एटम्स। तो कितना हो जाएगा भाई ये? आई थिंक अगर मुझे यहां पे रैंक लिखना है, रैंक का पहले से फॉर्मूला आ रहा था, उसमें कॉर्नर वाले में NC/8, तो कॉर्नर वाले में NC/8 तो आ ही रहा है। अगर फेस पे आ जाएगा तो NF/2 कर देंगे आप लोग, क्योंकि अब कंट्रीब्यूशन हाफ का हो रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है अपने को। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास बॉडी सेंटर्ड एटम्स हो, जैसे कहां पे एटम है? ये पूरा सेल है, एंड इस सेल के एकदम लेट्स से बॉडी के अंदर हमने एटम रख दिया। यार अगर आप बॉडी के अंदर एटम रख देते हो तो वो तो बिल्कुल क्यूब के अंदर ही हो गया, वो तो कोई शेयर नहीं कर रहा, वो तो एक क्यूब की प्रॉपर्टी है ना। अगर क्यूब की ही प्रॉपर्टी है पूरा, तो ये इसका आएगा। इसको मतलब ऐसे सोच के चलो कि एक एप्पल आया पूरा का पूरा, वो एप्पल इसी को ही मिल गया, तो इसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। और अगर ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो उस केस में जो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा दैट वुड बी, यस पीयूष बिल्कुल सही, 1। तो कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली इसको मिल गया। तो ये चीज दिमाग में आ गई, यस। तो आई थिंक यहां पे अगर हमें लिखना है एनबी, व्हाट इज एनबी? एनबी इज टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम्स, बॉडी सेंटर्ड एटम्स। तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे रैंक का फॉर्मूला लिखना है तो रैंक वुड बी NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि NB तो एक ही करने वाला है। तो NC/8 प्लस NB/1 प्लस NF/2 भी लिखना भूल गए पीयूष आप? ठीक है जी। तो स्नेहा जी ये चीज का ध्यान रखेंगे, पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन होएगा बॉडी सेंटर में। यस, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मैं एज में जाऊं, दैट इज लेट्स से मेरे पास एक क्यूब है जो कि यहां पे एटम है, जो कि मान लो यहां पे प्रेजेंट है, ये एक एटम है। अब इस एटम को एज के सेंटर पे प्रेजेंट है। अब इस एज वाले को कैसे सेट देखना है, कैसे इमेजिन करना है, ये देखो। अगर मैं एज वाले की बात करूं
तो एक मेरे पास यहां पे क्यूब होएगा, ये डिफरेंट कलर से बनाते हैं, मान लो चलो व्हाइट से रेड से बनाता हूं। एक मान लो ये क्यूब है, तो एक तो क्यूब यहां पे हो गया हमारे पास, ठीक है। एक क्यूब आपको लग रहा है इसके नीचे भी होएगा, जैसे यहां पे अगर हमें बनाना है, ठीक है, इधर ऐसे, ठीक है। एंड आई थिंक एक क्यूब ऐसा भी होएगा, जो कि काफी गंदा बन रहा है, बट ठीक है, जस्ट इमेजिन, ये हो गया एंड यहां पे हो गया ये। तो मेरा जो एज वाला एटम है, ये वाला एटम किस किस के पास आ रहा है? ये वाला एटम एक तो येलो वाले में जा रहा है, एक रेड वाले में जा रहा है, एक ब्लू वाले में जा रहा है, ग्रीन वाले में जा रहा है। तो एज वाला जो एटम होता है वो 4 जगह शेयर होता है। तो एक जगह पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा भाई उसका? अगर 4 जगह शेयर हो रहा है तो एक जगह पे कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम ही आ रहा है, दैट इज 1/4। तो बिल्कुल अगर हम लोग बोले व्हाट इज एनी, अगर मैं एनी की बात करूं तो आई थिंक एन इज टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर एटम्स। सो टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर्ड एटम्स। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर एटम्स के बराबर है तो उस केस में हम लोग अगर रैंक निकालना चाहते हैं, मान लो अगर मुझे रैंक लिखना है तो रैंक क्या आ जाएगा? रैंक वुड बी NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB प्लस NE/4। एंड ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना। दिस फॉर्मूला इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर द रैंक, एंड ये अब अपने दिमाग में रखेंगे। एक चीज का ध्यान रखते हुए कि ये जो रैंक आता है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मिस्टेक भी होती है। आप ना इसको कल को जाके हम लोग हेक्सागोनल सेल पढ़ेंगे, आप वहां पे भी यही फॉर्मूला लगा देते हो, विच इज अ वेरी बिग मिस्टेक। एक्चुअल में क्या करना है? एक्चुअल में ये जो रैंक का फॉर्मूला ना, ये लिख लो भाई नीचे अलग से, दैट इज ये इट इज वैलिड फॉर क्यूबिक सिस्टम ओनली। तो क्यूबिक सिस्टम के लिए ही ये वैलिड है, और किसी सिस्टम में नहीं लगाना, ऐसे मन मर्जी से कहीं भी लगा देते हो ना, क्यूबिक सिस्टम में लगाएंगे और कहीं भी नहीं लगाएंगे। ये पल्ले पै गया, बहुत बढ़िया। चलो अब एक काम करते हैं, जब इतना सीख ही लिया तो क्यूब के रिगार्डिंग ना कुछ कुछ जनरल बातें करते हैं। क्यूब का एक जनरल आइडिया लेते हैं जो कि आपको छोटी क्लासों में पता होना चाहिए, ठीक है। ये आइडिया ले लोगे तो आगे जाके इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो व्हाट इज दैट आइडिया? दैट इज कि एक क्यूब के अंदर क्या क्या होता है। यार ये जो कॉर्नर आता है ना, इस कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं, दिस कॉर्नर, एक कॉर्नर को हम लोग एज बोलते हैं, एंड हर एक एज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। व्हाट इज ए? ए इज योर एज लेंथ। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इसके अंदर एज क्या है, ये है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि एक क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं। फिगर आपके सामने है, यू कैन कैलकुलेट इट। तो बताओ भाई कितने एजेस होते हैं एक क्यूब में? व्हाट आर द नंबर ऑफ एजेस इन वन क्यूब? भूपेंद्र जी बताइए भाई, आप ही बताओ, व्हाट डू यू थिंक? अनुश्री जी कह रही है सर 12 होती हैं। तो बिल्कुल एज, 2 एज, 3 4, तो 4 ऐसे आ गई, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितनी एज लेंथ है हमारे पास? टोटल वी हैव 12 एज लेंथ। ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर जो ये एज ऑपोजिट पॉइंट्स को, ये देखो, ये कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, जो ऑपोजिट पॉइंट को जोड़ता है ना कॉर्नर्स, इनको हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। क्योंकि क्या है, ये एक फेस था। फेस को ऑपोजिट जब कॉर्नर्स को आप टच करते हो, ज्वाइन करवाते हो, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज फेस डायगोनल। तो आई थिंक ये एक फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल हो गया। एंड फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है, ये कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ए? What is the length of face diagonals in terms of what? In terms of your edge length. बताओ भाई, ये तुम्हें बताना है। ये मैथमेटिक्स है, 8th 9th में तुमने पढ़ी हुई है। जिनको नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकालने का
ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये लगा सकते हो कि फेस डायगोनल, अगर ये मेरा फेस डायगोनल है, इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ? ये बता दिया मैंने, दिस इज ए, दिस इज ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज व्हाट? विच इज रूट 2a। बिल्कुल, तो दिस इज रूट 2a। अब नेक्स्ट आपको यह बताना है रिगार्डिंग द फेस डायगोनल। ओ भाई, कितने फेस डायगोनल्स हमारे पास होते हैं एक क्यूब के अंदर? तो ये बताओ भाई, हाउ मेनी फेस डायगोनल्स डू यू हैव इन वन सिंगल क्यूब? एक क्यूब के अंदर तरीके से चलना, लॉजिकली चलोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीयूष जी देख के एक बार सोचो, कितने फेज डायगोनल होंगे एक क्यूब में? ध्यान से कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट। आपके पास ये सोचो कि हाउ मेनी क्यूब्स डू यू हैव, हाउ मेनी फेसेस डू यू हैव। ठीक है, यहां पे एक फेस के अंदर आपके पास एक फेस डायगोनल है। यार एक फेस डायगोनल ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो एक फेस डायगोनल हो गया। तो आई थिंक हमारे पास एक फेज के अंदर दो डायगोनल्स आ रहे हैं, फेज डायगोनल्स एक फेज में। टोटल कितने फेज हैं? यार एक फेज ये हो गया, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक फ्रंट, एक बैक, एक साइड। तो टोटल मेरे पास 6 फेसेस है। 6 फेज थे मेरे पास, और 6 फेज के हर एक, अगर मैं फेज को पकड़ूं तो 2 डायगोनल आ रहे हैं। तो टोटल मेरे पास कितने होने चाहिए? टोटल मेरे पास 12 फेज डायगोनल्स होंगे। तो इस चीज में गलती नहीं करनी, बहुत लोगों ने मिस्टेक की थी, ध्यान रखना है इसका। ये जो फेज डायगोनल का सेंटर होता है ना यार, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर। और ये अब आप लोग मुझे बताओगे कि हाउ मैनी फेस सेंटर डू वी हैव? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कि हमारे पास कितने फेस सेंटर हैं? बोलो भाई, व्हाट डू यू थिंक, कितने फेस सेंटर होंगे हमारे पास? अब ये देख के वही तरीके से जैसे मेरी फेस डायगोनल निकाला ना, वैसे तुम्हें ये सोचना है। ठीक है सर, आई थॉट कि एक ही डायगोनल बना सकते हैं, वही तो पीयूष जी मिस्टेक होती है, वो वाली, वही मिस्टेक से बचना अपने को। ये अब सब लोग सही बता रहे हैं कि सर अगर एक फेस के अंदर एक फेस सेंटर है, टोटल हमारे पास कितने फेज हैं? टोटल 6 फेज हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा मतलब फेस सेंटर कितने हो जाएंगे टोटल? इट वुड बी 6। तो टोटल हमारे पास 6 फेस सेंटर्स हैं। बिल्कुल सबका आंसर सही है। अब एक काम करो, और थोड़े हाइट पे चलते हैं। लेट्स से मेरे पास यहां पे, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस क्यूब के ना एकदम ऑपोजिट कॉर्नर्स को टच करना है। एक मेरे पास ये वाला कॉर्नर है, एक मेरे पास ये कॉर्नर है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको ज्वाइन करवाना चाह रहा था स्ट्रेट लाइन से, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये हमने इसको जोड़ा। ठीक है, विजिबल है सबनों ये लाइन? ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास आई ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, व्हाइट से बना देते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, लेट्स मेक दिस, दैट इज ये जो लाइन बनाई मैंने, ये वाली, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। गुप्ता जी, अभी भी मैं जाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, तो होपफुली कल से तो बढ़िया है, बट स्टिल वी आर नॉट टेकिंग एनी चांस। तो यस स्नेहा जी, तो ये समझ आ गया, ये जो ऑपोजिट लाइन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जी बॉडी सेंटर। तो दिस इज योर बॉडी सेंटर, ओ सॉरी बॉडी डायगोनल। ये बॉडी सेंटर नहीं है, ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी सेंटर तो अभी इसके बाद आएगा। तो दिस इज बॉडी डायगोनल। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अब आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर करेगा। तो ये अब आप बताएंगे, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स डू वी हैव इन वन क्यूब? तो अनुश्री जी कह रही है 4, मासूमा जी कह रही है 4, पीयूष भी कह रहे हैं 4, स्नेहा भी कह रही है 4। तो यार ये बहुत जल्दी तुमने आंसर कर दिया। बिल्कुल, हमारे पास टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे? 4 होंगे। तो एक ये बन गया, एक जो इस कॉर्नर को एंड इस कॉर्नर को टच करेगा, एक वो जो इस कॉर्नर एंड इस कॉर्नर को टच करेगा, एक वो जो इस कॉर्नर एंड इस कॉर्नर को टच करेगा। तो टोटल यू विल बी हैविंग 4 फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि हमारे पास जो बॉडी डायगोनल्स आ गए,
इसकी लेंथ कितनी होती है एक बॉडी डायगोनल की? व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन बॉडी डायगोनल? ये अब आपको बताना है भाई। क्या बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है? जल्दी से सानू दस दो, क्या है लेंथ भाई बॉडी डायगोनल की? एक बॉडी डायगोनल की लेंथ बतानी है तुम लोग। और ये भी सोच सकते हो, ये भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन गेट दिस आंसर बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग योर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ एंड गेट द आंसर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन बॉडी डायगोनल? कैसे लगानी है पाइथागोरस वो बता देता हूं। आप लोग क्या करो, आप ना ये एक पॉइंट को ए बोलो, इस पॉइंट को बी बोलो, एंड लेट्स से इस पॉइंट को सी बोलो, एंड ए बी सी ट्रायंगल लेके यू कैन गेट दिस, दैट इज ए बी सी में आप पाइथागोरस लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, गेट इट, ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर। तो आंसर आ गया है। माशिमा जी कह रही है सर a√3। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? पीयूष जी भी कह रहे हैं सर √3 है। ये टाइप करने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगा इस वाले में। तो क्या हो गया यहां पे? ओ भाई सीधी सी गल मैं आपको बता दूं, ये ना तरीका है। आप लोग क्या करो, आप लोग यहां पे लेट्स से ये ब्लू है, तो चलो ये ए बी सी, अगर आप ट्रायंगल एबीसी लेते हो ना, यहां पे मैं बना देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। ए सी क्या है? ए सी इज ए, तो ये लेंथ ए है। व्हाट इज बी सी? बी सी इज √2a, तो ये √2a है। अगर मुझे ए बी लेंथ निकालनी है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। व्हाट इज ए बी लेंथ? ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी क्या आ जाएगा? विच इज योर बॉडी डायगोनल? ये √3a आ जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस है विच यू कैन डू। ठीक है, ऑल राइट, ये समझ आ गया सबनू? तो सोचना नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये चीजें। तो बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होगी दैट वुड बी √3a, तो ये भी मुझे समझ आ गया। एक चीज और बची है अभी भी। ठीक है, इतना कुछ कर लिया, एक चीज हमारी और बची है, दैट इज कि हमारे पास जो यहां पे एज आ रहा है, ये एज के सेंटर को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। यहां पे जो हमारे पास लेट्स से ये एज है, ये एज का ना दिस इज द सेंटर, ये एक एज लिया मैंने, दिस इज द एज, इस एज का सेंटर पॉइंट पकड़ो। अब एक एज के सेंटर पॉइंट को आप ऑपोजिट एज के सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करो। ये देखो, इनको हमने ज्वाइन किया। ये चीज जो आई ना आपकी अभी वाली, अभी जो चीज आई, इसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट? डायगोनल। तो ये जो हमने बनाया है, दिस इज योर एज डायगोनल। क्वेश्चन वही रहेगा अभी भी, हाउ मेनी एज डायगोनल्स डू वी हैव? एज डायगोनल पहले समझ आ गया। दो ऑपोजिट एजेस पकड़ो, उनके सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो उसको एज डायगोनल बोलेंगे। अब क्वेश्चन आपको यह बताना है कि ये जो एज सेंटर आपने ज्वाइन करके डायगोनल बनाया, इसका नंबर कितना है एक क्यूब में, ये अब आपको बताना है। सोचने का तरीका वो है कि दो एजेस से एक डायगोनल बनता है। अगर दो एजेस से एक डायगोनल बनता है तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एजेस कितने हैं? टोटल एजेस हमारे पास होते हैं 12। तो 12 एजेस हैं, 2 से 1 बनता है, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर वुड बी 6। तो एज डायगोनल्स हमारे पास 6 होते हैं। बिल्कुल भाई, सब लोगों का आंसर सही था। तो ये चीज आ गई। अब एक चीज और बता दूं, यहां पे क्या करो, एक ना तुम और बनाओ। ये ए बी बनाया था, तुम ना इसको सी एंड इसको डी बोलो, हम सी डी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं सी डी को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास जो ये आ रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट आता ना, जो ए बी सी डी इनको ज्वाइन कर रहा है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये वाली चीज, इसको मैं इससे ये वाला पॉइंट, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इसको हम लोग बोलते हैं भाई बॉडी सेंटर। तो एक क्यूब का ये बॉडी सेंटर कहलाया गया है। एंड व्हाट इज योर बॉडी सेंटर? सर जी सब्सक्रिप्शन कैसे लूं? निक जी आप अनअकैडमी को सर्च करो, वेबसाइट पे जाओ, ठीक है,
यू विल गेट एन ऑप्शन जो भी आपको एनरोल करना है। जैसे व्हाट यू डू इज कि आपके पास मान लो यहाँ पे आप अनअकैडमी में जाएंगे, ठीक है, अनअकैडमी में जाके गो फॉर जो भी आपको एग्जाम प्रिपेयर करना है, नीट में जाके सिलेक्ट द नंबर ऑफ मंथ्स, जितने मंथ्स के लिए आपको लेनी है, एंड उसके बाद आपको बता देगा इतना इतना कॉस्ट है, देन यूज द कोड NICYT, ठीक है, तो ये यूज करोगे, इससे आपको 10% तक ऑफ मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन, ऑल राइट। तो यस, और भाई ज्ञान देवी जी ने बिल्कुल आंसर बता दिया हमें कि हमारे पास कितने बॉडी सेंटर होंगे। आई थिंक मेरे पास इस क्यूब के अंदर एक बॉडी सेंटर है, यस और नो? क्योंकि बॉडी सेंटर क्या है, बॉडी सेंटर हर एक पॉइंट का सेंटर होता है यार, मतलब ये बेसिकली एक क्यूब का एकदम सेंटर पॉइंट, दैट इज योर बॉडी सेंटर। यस जी, हम वहीं पे पढ़ाएंगे, यहां पे भी पढ़ा रहे हैं, वहां भी पढ़ाएंगे। तो अनुश्री जी कह रहे हैं बिल्कुल 1, तो बॉडी सेंटर कितने हो गए? बॉडी सेंटर 1 हो गए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बॉडी सेंटर क्यों मैंने लास्ट में बताया, उसका एक रीजन है। बॉडी सेंटर को लास्ट में बताने का रीजन ये था कि आपके जो जितने ये डायगोनल्स होते हैं, ये वाला दैट इज बॉडी डायगोनल्स, एंड जो आपके एज डायगोनल्स होते हैं वो सारे के सारे ना एक जगह जाके बैठ के चाय पीते हैं। और कौन सी जगह है वो चाय पीने वाली? दैट इज योर बॉडी सेंटर। तो ये लोग बॉडी सेंटर पे जाके चाय पानी का इंतजाम करते हैं अपना पूरा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से रखेंगे कि हर एक क्यूब में जो उसके बॉडी सेंटर्स, बॉडी डायगोनल्स होते हैं, जो उसके एज डायगोनल्स होते हैं, ये सब के सब हमारे यहां पे जाके मिलते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यस, तो ऑल राइट, तो ये समझ आ गया सबनू, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन को समझने के लिए ना बड़ी मस्त सी चीज है, दैट इज मान लो व्हाट वी हैव हियर इज, जैसे लेट्स से मेरे पास एक क्यूब है, पहले क्यूब छड्डो यार, एक मोटा सा बात करते हैं, आप ये रूम ले लो, ये आपका क्यूब ही बन गया फिर वो, चल ठीक है कोई गल नहीं, लेट्स से दिस इज अ रूम। अब ये रूम के अंदर व्हाट वी डू इज, यार इस रूम की कुछ वॉल्यूम होगी, मान के चलते हैं मोटी मोटी ये बड़ा सा रूम है, तो इसकी ना स्क्वायर 100 मीटर क्यूब का रूम है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। बहुत बढ़िया। अब इस रूम के अंदर मैं हूं, ठीक है, तो ये मैं जहां पे जाके बीच में बैठ जाता हूं, तो लेट्स से दिस इज मी। अब मैं रूम के अंदर जाके बैठ गया। अब मैं जो रूम के अंदर जाके बैठा हूं, मेरी भी कुछ वॉल्यूम है, बहुत कम होगी कंपैरेटिव टू रूम, मैं बहुत छोटा हूं। तो अगर मैं छोटा हूं, इवन तो पेट मेरा बाहर निकल रहा है, बट स्टिल बहुत ज्यादा वॉल्यूम है नहीं, दैट इज लेट्स से मान लेते हैं मेरी वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो मेरी थोड़ी सी वॉल्यूम रूम की बहुत ज्यादा वॉल्यूम। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इस रूम का कितने % वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, और वो कितना होएगा? आई थिंक अगर 100 मीटर क्यूब की टोटल वॉल्यूम है, उसमें से मैंने तो 10 ही ली, मैंने तो बहुत ज्यादा नहीं ली। तो जो मेरी वॉल्यूम आ रही है दैट इज आउट ऑफ 100 मैंने कितनी ऑक्यूपाई की? मैंने 10 की। तो ये जो वैल्यू आती है ना, कितनी आ रही है? 1/10। दिस वैल्यू इज योर पैकिंग फ्रैक्शन। तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? बेसिकली एक क्यूब के अंदर आपने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे बात करें, तो मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि एटॉमिक लेवल पे जाके भी आप एटॉमिक लेवल पे क्या बोलेंगे, यार एक क्यूब है आपके पास, उस क्यूब में एक यूनिट सेल में आपका एटम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये बहुत बेसिक तरीके का पैकिंग फ्रैक्शन यहां पे लिखा भी है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा तरीका है समझने का। तो ये सब लोग समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब एक चीज और मैं बता दूं तुम्हें यहीं पे, दैट इज लेट्स से, एक तो आपने ये देख लिया कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, ये भी पता होना चाहिए। यार अगर मैंने 10/100 स्पेस ऑक्यूपाई की है,
तो आई थिंक ये क्या था, अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो मेरी वॉल्यूम खुद की 10 थी, 10 मीटर क्यूब थी, एंड रूम की वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब थी। ठीक है, तो ये तो हो गए जो स्पेस मैंने ऑक्युपाई किया, विच वॉज 1/10। यार ऐसे ही जो बच गई स्पेस, उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। जो स्पेस बच जाती है ना यार, उसको हम लोग बोलते हैं जी वॉइड फ्रैक्शन। तो व्हाट इज वॉइड फ्रैक्शन? इट इज दैट स्पेस विच इज नॉट ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। तो वॉइड फ्रैक्शन का हम लोग ध्यान रखेंगे, यहां पे कितनी हो जाएगी, और भाई 10 ऑक्युपाई किया तो 90 तो खाली थी, तो 90/100 विच इज 9/10। तो ये 9/10 जो फ्रैक्शन आ रहा है, दिस इज द लेफ्ट ओवर स्पेस। तो खाली स्पेस को वॉइड बोलते हैं, भरी हुई स्पेस को पैकिंग बोलते हैं। तो ये चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी है आगे जाके, वॉइड फ्रैक्शन को एंड पैकिंग फ्रैक्शन सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो इसका ध्यान रखना है, ऐसा नहीं इग्नोर करके चलना है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, समझ आ गया? चलो यार, अगर ये चीजें तुम्हें समझ आ गई हैं तो यहां पे हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशंस कल को हम लोग करेंगे भी, इसको पैकिंग फ्रैक्शन को भी वॉइड फ्रैक्शन को भी इनको कैलकुलेट करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें आपको आगे जाके कहीं ना कहीं अड़केंगे। कहने का मतलब क्या है कि दीज आर द पॉइंट, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये आगे जब हम लोग कैलकुलेशंस करने जाते हैं ना, ये क्वेश्चंस निकालते हो तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, तो मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और भाई ब्राउन मुंडे इन द टाउन, कैसे हो भाई शहबाज? ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो गया है तो लेट्स टॉक अबाउट अ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। अब प्रिमिटिव क्यूबिक सेल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज, अगर आपको ध्यान हो, हम लोग हर जगह पे जब सेल बना रहे थे, लेट्स से एटम्स बना रहे हैं, तो प्रिमिटिव में ना मैंने हर एक कॉर्नर पे क्या किया है, हर एक कॉर्नर पे एटम्स को क्या किया है, सेम रखा है। तो अगर मैं हर एक कॉर्नर पे एटम को सेम रखता हूं तो ये चीज ना ऐसी नहीं है जो मैं मन से कर रहा हूं, ये एक्चुअली रूल है कि अगर आप कॉर्नर्स पे जाते हो, देखो ये सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, नेचर को भी ये चीजें पसंद है। नेचर वॉन्ट्स दिस सेल टू बिकम क्यूट, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे हर एक कॉर्नर पे एटम्स को सेम रखना पड़ेगा। अगर मैं एक व्हाइट की जगह पिंक कर दूं तो यार इतना अच्छा नहीं लगेगा वो, ये समझ रहे हो बात? तो क्या करें उसके लिए? उसके लिए ध्यान इसी चीज का रखना है कि आपका जो ये एटम है ना वो सारे सेम होंगे। तो प्रिमिटिव क्यूबिक सेल की यही सिस्टर कंडीशन है कि आपके एटम्स क्या रहने चाहिए, ऑल द एटम्स मस्ट बी सेम। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। यस, तो ये चीज हो गई पहली जो चीजें पता होनी चाहिए। कोई नहीं शहबाज जी, कोई गल नहीं, तो आ गए, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब यार एक चीज सुन लो, अगर ये पॉइंट लेट से ए है, ये पॉइंट लेट से बी है, क्या ऐसा होता है कि ये ए और बी ऐसे छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना? ये छोटे छोटे क्यूब से बनाने का एक रीजन था कि आपको दिख जाए। कल को अगर मुझे एक्चुअल में आप पूछो ना कि सर एक्चुअल में ऐसा होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है वो मैं बता देता हूं। अगर ये ए बी पॉइंट है और ये हमारी लाइन ए बी की है, ठीक है, मान लो दिस इज योर ए बी लाइन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एक्चुअल में जो हमारे एटम्स होते हैं ना इसके, ये जो ए और बी के ऊपर बने हुए हैं, ये ऐसे दिखते हैं। एक एटम ये है, एक एटम आपका ये है। तो एक्चुअल इज दिस कि मेरा एक बड़ा एटम यहां, एक बड़ा एटम यहां, और ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट बना रहे हैं। कैसे? अगर इसका रेडियस लेट से आर है, इसका रेडियस लेट से आर है, और इन दोनों के बीच में ये एज लेंथ थी, दिस इज योर एज लेंथ, तो एज लेंथ कितनी होती है, एज लेंथ ए होती है। तो यहां पे जो मेरी कंडीशन आ रही है ना, जब कांटेक्ट बनाते हैं, वो कंडीशन क्या हो रही है, दैट कंडीशन इज कि ए इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 2r। तो ये कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर पोजीशंस। यस स्नेहा जी, बिल्कुल सही। तो ये चीज को इग्नोर नहीं करना। दिस इज द असेंशियल कंडीशन फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। तो ये हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखोगे। तो असेंशियल कंडीशन फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में अगर आपको प्रिमिटिव क्यूबिक सेल बनाना है तो A इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ये पूरा अगर आपका A है तो A R एंड R मिलके हमारे A के बराबर हो रहे हैं। तो ये प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में एक्चुअल में होता है। तो मुझे क्या करना है अब, मुझे एक्चुअल में अब प्रिमिटिव क्यूबिक सेल का व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज कॉल्ड
पैकिंग फ्रैक्शन। और जब भी हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है किसी भी सेल की, तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कौन से 3 स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज आपको क्या निकालना है? आपको उसकी एसेंशियल कंडीशन निकालनी है, ये फर्स्ट स्टेप होएगा। सेकेंड स्टेप में व्हाट यू विल डू इज यू विल कैलकुलेट द रैंक। तो अगर हम लोग सेकंड स्टेप पे बात करें, यहां पे लिखा भी है इन प्रिमिटिव क्यूबिक सेल द कॉर्नर एटम्स मस्ट मेक कांटेक्ट अलोंग द एजेस। तो ये एज के अलोंग इनको कांटेक्ट बनाना है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो आपका सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? लेट्स गो फॉर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट रैंक। तो यहां पे हम लोग रैंक को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे निकलेगा भाई रैंक? रैंक का फॉर्मूला हमने किया था, दैट इज रैंक होता है हमारा NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB प्लस NE/4। तो ये हमारा रैंक है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो एटम्स कहां पे है? एक प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में जो एटम्स होते हैं यार, वो तो आई थिंक कॉर्नर्स पे ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, और तो कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मेरे एटम्स कॉर्नर्स पे हैं तो ये सब तो कैंसिल हो गया, ये वाला ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और कॉर्नर्स पे भी कितने हैं? 8 एटम्स हैं। तो ये 8/8 कितना हो गया? 1। तो रैंक क्या आ रहा है एक प्रिमिटिव क्यूबिक सेल का? एक प्रिमिटिव क्यूबिक सेल का रैंक 1 आता है। कहने का मतलब ये कि इफेक्टिवली इस पूरे सेल के अंदर एक एटम ही प्रेजेंट था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माई स्टेप नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये इंफॉर्मेशन आ गई, एक तो पहले दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकेंड इंफॉर्मेशन इज आपकी एसेंशियल कंडीशन वाली। अब मुझे ना पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। एंड पैकिंग फ्रैक्शन हमने कैसे निकालना था? यहां पे हमने पैकिंग फ्रैक्शन जब हमने पढ़ा था, आई थिंक हमें वॉल्यूम को डिवाइड किया था, एक तो एटम्स की वॉल्यूम एंड एक उसकी क्यूब की वॉल्यूम। जैसे अगर मुझे यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन की बात करनी है, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो मान लो ये मेरे पास एक क्यूब है, तो दिस इज अ क्यूब, ठीक है। इस क्यूब के अंदर जो वो वॉल्यूम जो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे मान लो ये यहां पे कलर डिफरेंट ले लेते हैं भैया आपके लिए। तो ये मान लो मेरे पास एटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रिमिटिव क्यूबिक सेल है। अगर मुझे इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन का ना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैकिंग फ्रैक्शन? इट इज सिंपली वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को ना हम लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो कैसे? आपको पता है एटम्स का जो नंबर है वो कैसे पता लगेगा? वो तो हमें रैंक से पता लगता है, जो भी हमने स्टेप 2 में निकाला। तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज एक्चुअली इक्वल टू रैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सेल। तो ये हमारा क्या है? दिस इज योर पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला हम लोग दिमाग में रखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है। अगर ये फॉर्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? पैकिंग फ्रैक्शन इज सिंपली, फॉर्मूला क्या है? रैंक। रैंक अभी निकाला था, रैंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो रैंक आ जाएगा जी 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एक एटम। भाई एटम आपका क्या है? एक स्फीयर है, स्फीयर होता है एटम। तो अगर स्फीयर है तो वॉल्यूम उसकी क्या हो जाती है? उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल। यार एक कैसा सेल है? दिस इज अ क्यूब। तो अगर वॉल्यूम क्यूब की निकालनी है, अगर इसकी एज लेंथ लेट से a है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाती है? a इंटू a विच इज a क्यूब। तो ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का रिलेशन है। क्या हो गया? ये यहां से वैल्यू अगर निकालेंगे तो आई थिंक एक ऊपर क्या आ रहा है? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब ए क्यूब जो है, ए एंड आर के बीच में हमने एक रिलेशन निकाला था स्टेप 1 में, याद है? ये देखो स्टेप 1 में हमने क्या किया था? स्टेप 1 में हमने ए एंड आर के बीच में रिलेशन लिखा है, दैट इज ए इज एक्चुअली इक्वल टू 2r। तो आपको ये रिलेशन पुट करना है, वैल्यू डालनी है। क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां पे आप डालो, दैट इज ए को क्या कर दो? ए को 2r पुट कर दो। तो अगर ए को मैं पुट करता हूं 2r
तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा 8r का क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8r क्यूब आ जाएगी। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज कमिंग आउट एज π/6। और अगर ये π/6 आ रहा है, इस वैल्यू का एक्चुअल में आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0.5236। तो ये वैल्यू हमारी होती है, जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी कैलकुलेट किया और ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। तो ये π/6 को दिमाग में रखेंगे, तो क्या हो गया आंसर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज 0.5236। कल को आपके पास एक वॉइड फ्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है, जो कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी। व्हाट इज वॉइड फ्रैक्शन, वो स्पेस जो खाली हो गई। तो अभी अभी हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दैट, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा था, 0.5236 आ रहा था। तो अगर मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन इतना है, तो वॉइड फ्रैक्शन, देखो एक सिंपल सी गल सुन लो, पैकिंग फ्रैक्शन प्लस वॉइड फ्रैक्शन, इट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर होता है। रीजन बीइंग, सब फ्रैक्शंस को मिला दोगे तो 1 ही बनेगा। यार एक एप्पल को 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, फिर उनको एक साथ इकट्ठा कर दोगे तो एक ही तो एप्पल रहेगा। ऐसा तो ना 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो टोटल फ्रैक्शंस को जब आप ऐड करते हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर ये 1 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा था हमारे पास, अभी हमने लगाया भी है, पैकिंग फ्रैक्शन इतना आ रहा है, तो वॉइड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वॉइड फ्रैक्शन वुड बी 1 माइनस 0.5236, जितना भी आ रहा है ये, ठीक है, 4 6 7 4 पॉइंट ये। तो दिस इज योर वॉइड फ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखेंगे। वैसे एक ही याद रखो, दोनों याद रखने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो दिस इज योर वॉइड फ्रैक्शन। अब ऐसे ही ना, जैसे आपकी फ्रैक्शंस हैं, वैसे ही परसेंटेज भी पूछ लेता है कभी कभी। दैट इज वॉइड परसेंटेज कितनी है, पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग परसेंटेज कितनी है, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या चीज है, पैकिंग एफिशिएंसी कुछ नहीं है, बेसिकली जो आपकी वॉइड पैकिंग फ्रैक्शन आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर एफिशिएंसी। तो अगर यहां 52.36 आ रही है तो परसेंटेज क्या हो जाएगी, इट वुड बी 52.36%। ऐसे ही इसको ना मोटा मोटा यू कैन से इट इज 52% भी बोल सकते हैं, 52.4% भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। सिमिलरली अगर मैं वॉइड फ्रैक्शन की बात करता हूं तो वॉइड एफिशिएंसी की बात करता हूं तो वॉइड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वॉइड एफिशिएंसी वुड बी सेम, वॉइड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो उससे तो 47.64%, मोटा मोटा यू कैन से इट इज 48%, एंड इसको मोटा मोटा 52% कर दो, ठीक है। ये हमारे को याद रखनी है 52 एंड 48 वैल्यूज, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई, तो अनु पक्की गल, कोई पंगा शंगा नहीं है का, यस। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब हम लोग आगे, चलो आज आगे नहीं चलते, आज थोड़ा लेट हो गया है, कल हम लोग आगे चलेंगे, मंडे को चलेंगे, एंड मंडे को वी विल कंटिन्यू दिस, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर प्रिमिटिव, पूरा नहीं हुआ अभी, प्रिमिटिव का हमें कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो आपको इस बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। बस अंजलि जी क्लासेस खत्म, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो जी, टेक केयर एवरीवन यार, ध्यान रखेंगे सबके सब अपना। तो ये चीज समझ आ गई सबनू, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम शॉब्लम है तो दस दो। बाकी फिर से मैं बोलूंगा, मंडे से वी आर बिगिनिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑन अनअकैडमी ऐप, तो यू कैन वॉच दोज, ठीक है। अनअकैडमी के ऐप पे आई विल स्टार्ट देम द चैप्टर ऑफ 11th, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th, ठीक है। तो ये चीज है, ओके जी यार, यानी खत्म करते हैं जी लेक्चर।